ओके, तो हमने बात कर ली थी एक वॉलंटरी स्टेज की और एक हम इनवॉलंटरी स्टेज की बात कर चुके थे फेरेंजियल की। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसोफेजियल स्टेज। इसोफेजियल स्टेज के अंदर जो है वो 2 टाइप के पेरिस्टाल्सिस होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस जो होता है ना, वो हमारे फेरेंक्स के स्टेज से जो है ना वो शुरू होने लग जाते हैं। यानी फेरेंक्स के अंदर जो हम मूवमेंट पढ़ रहे थे कि जो हमारा बोलस है वो जब हम मुंह में डाल लेते हैं इसोफेजियल स्टेज, वो इस स्वेलिंग स्टेज में जब मुंह के अंदर डाल लेते हैं, वो जुबान की वजह से, वो जो टंग की पोस्टीरियर मूवमेंट की वजह से जो हमारे पीछे टॉन्सिलर पिलर्स को टच करता है, तो उसके बाद जो हमारे जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जो है वो फेरेंजियल स्टेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिर आगे मूवमेंट खुद ही हो रही होती है। वो जो मूवमेंट हो रही होती है उसमें क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं बोलस के पीछे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, मसल को आगे धकेलते रहते हैं, तो ये होती है प्राइमरी मूवमेंट। ये जो है वो प्राइमरी मूवमेंट जो है वो आपके फेरेंक्स से स्टार्ट हो जाती है और आपकी ईसोफेगस तक चलती है। और ये जो हमने लास्ट चैप्टर 63 के अंदर जो 2 तरीके की वेव्स पढ़ी थी, एक हमने स्लो पढ़ी थी और एक हमने पढ़ी थी स्पाइक। ठीक है, जो स्लो होती है वो हमने पढ़ा था कि वो इंटेरिक जो वो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मसल की वो खुद ही करवाता है, और जो स्पाइक होती है वो आगे हमारा जो बेसिक काम है पेरिस्टाल्सिस का स्टमक के अंदर वो करवाती है। ठीक है, तो हमने जो प्राइमरी स्टेज है वो हमारी स्लो वेव्स यानी इंट्रिंसिक वेव्स जो है वो करवाती है, और वो कहाँ पे इनिशिएट होती है, फेरेंक्स में इनिशिएट होती है और ख़त्म होती है ईसोफेगस के अंदर। फिर आगे ईसोफेगस से स्टार्ट होकर जो स्टमक पे ख़त्म होती है, स्टमक तक जाती है, वो होती है हमारी ईसोफेजियल स्टेज। अब जो प्राइमरी स्टेज होता है ना, उसको करवाने का, उस वेव्स को जनरेट करने का जो जिम्मेदारी होती है वो सारी होती है मेंटेरिक प्लेक्सिस की। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जीआईटी का अपना एक प्लेक्सिस होता है, अपना एक नर्वस सिस्टम होता है, वो उसके थ्रू काम कर रहा होता है। लेकिन इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो जाके जो हमारा एक्सट्रिंसिक सिस्टम है, जो हमारा एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है, उससे जाके हेल्प लेता है। या फिर एक्सट्रिंसिक नर्वस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर जाके वो हमारा अपना खुद का जीआईटी का जो इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है वो उससे हेल्प ले रहा होता है। तो हमारा प्राइमरी का तो सारा काम जो होता है, प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस जो होते हैं वो सारा मेंटेरिक प्लेक्सिस की, उसकी जिम्मेदारी सारी मेंटेरिक प्लेक्सिस के बाद होती है। जबकि हमारा जो सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस है, जो हमारी सेकेंडरी मूवमेंट है फूड की, जो स्टमक के ईसोफेजियल स्टेज के अंदर जो हमारे सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस है, उसके अंदर 50% तो मेंटेरिक प्लेक्सिस काम कर रहा होता है और 50% उसको जो है एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम यानी हमारा सीएनएस जो है उस पर काम कर रहा होता है। जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ से वेगस नर्व जो है वो अपना ट्राइजेमिनल नर्व और ग्लोसोफिरिंजियल नर्व और जो इसके जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टिव एरियाज जो है वो यहाँ से वो सिग्नल लेकर जाते हैं अपने ट्रैक्टस ऑल्टेरियस के पास, ब्रेन स्टेम और पोन्स के लोअर पोन्स के पास, और वहाँ से जो है वो फिर इफ्रेंट आती हैं और वो जो है वो यहाँ पे सारा काम जो है इनिशिएट करवाती हैं कि जितनी भी हमारी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन सीरीज़ ऑफ जो मूवमेंट्स जो यहाँ पर होनी है वो सारी करवाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, तो ये हमने पढ़ा था ये जो मूवमेंट्स इसके बाद जो होंगी ना, वो इसमें 50% जो सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस जो स्टार्ट हो जाता है ईसोफेजियल स्टेज पे, वो क्या होता है 50% मेंटेरिक प्लेक्सिस और 50% ईसोफेजियल इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक जो है वो सीएनएस मतलब करवा रहा होता है। ठीक है, अब सीन ये है ना कि अगर सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस में अगर कोई इशू हो गया आपका, अगर यानी आपको पैरालिसिस हो गया, सही है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपकी ब्रेन स्टेम काम नहीं कर रही, अब ये तो नहीं होगा ना कि आप खाना हजम करने मतलब आपका खाना जो है वो ईसोफेगस में रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आप पेरिस्टाल्सिस तो आपको ब्रेन में हुआ है, लेकिन जीआईटी के आप अपने पास भी तो उसका एक नर्वस सिस्टम है ना, जीआईटी हैज़ इट्स ओन नर्वस सिस्टम, वो खुद अपने काम सारे खुद से कर सकता है। तो अगर वो देखेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा, वैसे ये दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर इसको कुछ हो गया तो ये हेल्प करेगा और इसको कुछ हो गया तो ये हेल्प करेगा। तो हम इसको डिटेल से ज़रा पढ़ लेते हैं। प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस हमने पढ़ लिया कि फेरेंक्स की स्टेज से स्टार्ट होता है, ईसोफेगस पे ख़त्म होता है, जबकि और ये जो पूरा जो पेरिस्टाल्सिस की जो मूवमेंट होती है फेरेंक्स से लेके आपका ईसोफेगस तक की 8 से 10 सेकंड की होती है। लेकिन अगर कोई शख्स खड़े खड़े खाना खा रहा है तो ये जो मूवमेंट है ना, इसकी स्पीड बढ़ जाती है ग्रेविटी की वजह से, और वो 5 से 8 सेकंड के अंदर जो है वो निवाला आपके ईसोफेगस तक पहुँच जाता है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना, ये मैंने आपको बात समझा दी है, फिर ये दोबारा यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका अगर पेरिस्टाल्सिस प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस जो है वो ईसोफेगस तक काम करता है, उसके आगे वो जो है वो कुछ मतलब कोशिश तो वो पूरी कर रहा होता है ना प्राइमरी अपनी जो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेव्स जनरेट करने की, लेकिन हो कुछ नहीं पाता क्योंकि आगे जो है वो थोड़ी पावरफुल वेव्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो फिर ईसोफेगस के लेवल पर जो स्टमक के अंदर सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस जब अपना काम करना शुरू कर देता है, वो कैसे होता है कि जैसे आप खाना, मैं आपको रजिस्टर पर ड्रॉ करके बताती हूँ, बल्कि मैंने किया हुआ है ड्रॉ। ठीक है, जैसे आपका जो ईसोफेगस है यहाँ पर जैसे जो है वो बॉलस पहुँचता है ना, तो यहाँ पे जब वो डिस्टेंशन शुरू हो जाती है, इरिटेट करना शुरू कर देता है, इसको डिस्टेंशन शुरू हो जाती है, और उस डिस्टेंशन की वजह से आगे यहाँ पे सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, वो खाने को आगे की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें ये है, पहले इसको डिस्कस कर दे, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको मेंटेरिक प्लेक्सिस के साथ साथ
हमारा एंटेरिक नर्वस एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा ईसोफेगस है ना, इसका अपर 1/3 जो है इसकी फ्रेंजियल वॉल और ईसोफेगस का जो अपर 1/3 है वो स्ट्राइएटेड मसल से बना हुआ होता है, जबकि इसका जो लोअर 2/3 है वो बना होता है स्मूथ मसल से, जिसकी वजह से जो हमारा फ्रेंजियल वॉल और ईसोफेगस जो है, अपर ईसोफेगस जो है वो उसको जो है वो स्केलेटल मसल, इसका स्केलेटल नर्वस इम्पल्सेस कंट्रोल कर रही होती हैं, जबकि जो लोअर वाला होता है उसको एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ये बहुत कम पूछने में आता है, मतलब कि फ्रेंजियल वॉल से लेके ईसोफेगस की 1/3 अपर ईसोफेगस को जो है वो आर कंट्रोल बाय स्केलेटल नर्वस इम्पल्सेस फ्रॉम ग्लोसोफ्रेंजियल, वो ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है। और जबकि जो लोअर 2/3 होता है वो उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं तो वो जो है वो कंट्रोल होता है ईसोफ्रेंजियल एंटेरिक नर्वस सिस्टम से। वैसे दोनों में वेगस नर्व्स काम कर रही होती हैं, लेकिन ऊपर वाला आपको पता है स्मूथ मसल्स हमारे माउथ से स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो फिर वो अगर स्केलेटल मसल्स नहीं होंगे वहाँ पे तो फिर मूवमेंट इस तरह हमें खुद करवानी पड़ेगी ना, और ये इनवॉलंटरी मूवमेंट है तो हम खुद नहीं करवा सकते, ये नेचुरली होती रहती है। ठीक है, आगे इसके अंदर ये बोलना चाह रहे हैं आगे इसके अंदर यहाँ पे रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक की बात हो रही है। तो अच्छा, ये रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक करवाता है माइंटेरिक इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, ये ऊपर लिखा हुआ है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है माइंटेरिक इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। तो फिर ये क्या सीन है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि देखें ये आया आपका बोलस, ये नीचे आया। ठीक है, अब एक हमने स्फिंक्टर पढ़ा था जो होता है ऊपर, वो होता है फेरेंजो ईसोफ्रेंजियल स्फिंक्टर। ठीक है ना, फेरेंगो ईसोफ्रेंजियल स्फिंक्टर, वेरी सॉरी, थोड़ा सा आपको दंग किया। तो ठीक है, एक स्फिंक्टर ऊपर होता है, एक स्फिंक्टर होता है नीचे वाला जो स्फिंक्टर होता है ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो नीचे होता है, उसका सिंपली काम ये होता है कि मतलब वो बंद ही रहता है। तो जैसे ही वॉल के अंदर डिस्टेंशन होती है, ईसोफेजियल वॉल के अंदर डिस्टेंशन होती है, खाना यहाँ पर जमा हो जाता है, तो यहाँ पे सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस, सेकेंडरी वेव जो जनरेट होती है और जो जाके इसको बताती है कि भाई मेहमान आ रहे हैं, मतलब जो है वो खाना बहुत सारा आ रहा है तो तुम जल्दी से रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अगर ये बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट ही रहेगा और अगर यहाँ से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड आ जाता है तो ये फिर रिवर्स हो जाएगा ना, फिर यहाँ से रिफ्लक्स भी कर सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो ये आकर जो है वो वेव जो है वो उसको बता देती है। तो यहाँ पर तो वेव जनरेट हो रही होती है कंस्ट्रक्शन वाली, मतलब उसको धकेल के आगे लेकर आ रही होती है, लेकिन यहाँ से ये एक वेव को पहले से भेज देती है, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन वाली, रिलैक्सेशन रिसेप्टिव वेव। वो आके स्टमक को और यहाँ तक आपके जो ड्यूडेनम है इसको रिलैक्स कर देती है, और आपका पूरा स्टमक थोड़ा सा फैल के बड़ा हो जाता है ताकि जो खाना है उसको ईजिली रिसीव कर ले। ठीक है, अब स्फिंक्टर का काम, ये स्फिंक्टर यहाँ पे सिर्फ इसलिए लगा हुआ है, एक रीज़न तो ये कि खाने को रिसीव कर ले, दूसरा ये कि आपका जो स्टमक है ना इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो हम जब लेटते हैं, चलते हैं, फॉर एग्जांपल आप लेट गए हो तो आपका जो स्टमक और ये लेवल बिल्कुल बराबर हो गया। अगर बीच में ये डोर नहीं होगी, स्फिंक्टर नहीं होगा और इसके नीचे एक छोटी सी स्लिट बनी हुई होती है, अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा कि जो सारा का सारा एसिड है वो निकल के आपके ईसोफेगस में चला जाएगा। जबकि क्योंकि और आपका जो ईसोफेगस है उसकी जो वॉल्स हैं, जो उसके मसल्स हैं, उसका जो मीजनरी जो वॉल्स हैं, मीजोडर्म है, वो इस काबिल नहीं है कि वो इतने एसिड को बर्दाश्त कर सके, तो फिर वो जो वॉल है वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अल्सर हो गया है, ज़रा सा कुछ खाते हैं जलन होने लग जाती है। ठीक है, अगर तो ये बंद ना हो तो, और अगर ये खुले ही रह जाएं, बिल्कुल खुले ही रह जाएं, तो एसिडिटी सब जगह फैल जाती है, उसको हम कहते हैं गर्ड। ठीक है, अब एक जो है वो डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एक्लेजिया। और एक्लेजिया में क्या होता है कि अब पहले तो देखिए यहाँ से पैगाम आया, ये सारा स्टमक रिलैक्स हो गया और खाना मज़े से यहाँ पहुँच गया। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर ये स्फिंक्टर बाद में बंद ना हो तो यहाँ का एसिड यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे जो है वो आपको अल्सर हो सकता है। अब तीसरी चीज़ क्या होती है कि समटाइम्स पैगाम पहुँचने के बाद रिएक्शन उल्टा हो जाता है और स्टमक रिलैक्स हो उसके बजाय स्फिंक्टर जो है वो और टाइटली बंद हो जाता है, जिसकी वजह से खाना यहीं फंस कर रह जाता है। उस स्टेज को हम बोलते हैं एक्लेजिया, और ये एक डिजीज़ है जिसको हम चैप्टर 67 में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें अभी फ़िलहाल यही था। ठीक है, अब मज़ीद हम इसके आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस स्फिंक्टर के बारे में। ये जो डिज़ीज़ हमने अभी तक पढ़ी है इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमने अभी गर्ड पढ़ी है और जो एक्लेजिया पढ़ी है इसके बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है वाइवा में, और समटाइम्स वेव्स के बारे में भी कन्फ्यूजन आती है। वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस एंड सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस, और उनको कंट्रोल कौन करता है। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है PPMP SPMP ES। ठीक है, तो आपको बस सिंपली ये याद रखना है कि ये जो ES है ना, इट स्टैंड्स फॉर कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये कंट्रोल करती हैं, ये एफरेंट है, और यहाँ पे जो सारी हैं वो इफरेंट है। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है।
ये प्राइमरी पेरिस्टालसिस जो होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है फेरेंक्स से स्टार्ट हो जाता है और ईसोफेगस पर ख़त्म होता है, जबकि आपका जो सेकेंडरी पेरिस्टालसिस है वो ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और स्टमक पे ख़त्म होता है। और इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो ऐसी होती है कि ये आपका फूड है और पीछे से इसको प्रेस किया गया और ये आगे चला गया, फिर प्रेस किया गया, फिर आगे चला गया, फिर और जब भी उसको पीछे से कंस्ट्रिक्शन होती है तो वो आगे से रिलैक्स लाजमी होता है। हमारे पास 2 स्फिंक्टर्स होते हैं जीआईटी के अंदर, एक होता है फेरेंक्स के लेवल पे फेरेंक्स ईसोफेरेंजियल स्फिंक्टर और दूसरा होता है नीचे जो ईसोफेगस के लेवल पर होता है और उसके 3 फंक्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो एसिड को आगे नहीं ऊपर नहीं आने देता, दूसरा ये कि जो जब फूड आ रहा होता है तो वो उसको पैसेज वे देता है, और तीसरा उसका ये होता है कि वो अगर वो बंद ना हुआ तो हमारा जो एसिड है जो बॉडी के अंदर वो हमारे स्टमक वॉल के अंदर वो ऊपर फैल जाएगा और हमारे ईसोफेगस की वॉल को डैमेज कर देगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वो इसमें ये लिखी हुई है कि जो स्फिंक्टर होता है जो बंद होता है ना, उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो 30 mmHg का होता है, ठीक है। ये बस आपने बात याद रखनी है, जो स्फिंक्टर बंद होता है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, ल्यूमिनल प्रेशर, वो होता है 30 mmHg का। दैट्स इट, थैंक यू।